हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फिर से देखिए, हम लोग वही देखेंगे ईवीएस की पेडागोजी, जिसमें से हमारा अभी हम लोग आज उसका देखेंगे 22 दिसंबर का। वन बाय वन करके सारे देखेंगे हम लोग, जिसमें से हमारे 15 नंबर की पेडागोजी रहती है और 15 नंबर का कंटेंट। तो अभी हम पेडागोजी पार्ट देख रहे हैं, इसके बाद फिर कंटेंट पार्ट भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, अभी आप लोगों का पेपर भी नज़दीक है, तो एडमिट कार्ड भी आने शुरू हो गए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और जम कर पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी पास है, ज़्यादा टाइम है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए जो आप लोगों ने पढ़ा है, और अगर वही प्रैक्टिस सेट करिए, बस उससे ज़्यादा कुछ भी मत करिए अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय थीमगत उपागम को स्वीकार किया गया है। तो क्योंकि मतलब ऐसा वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि मतलब जो पर्यावरण अध्ययन में जो प्रकरण दिया रहता था, उसके स्थान पे जो थीम दिए गए हैं अभी, जैसे पर्यावरण में दिया गया है ना, फैमिली एंड फूड, और फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर, तो ट्रेवल, ये सब। तो वही पूछ रहा है कि थीम और उप थीम, मतलब इसको स्वीकार किया गया है, क्यों? उससे क्या होगा? क्या यह संयुक्त और परस्पर संबंधी समझ को सक्षम बनाता है, या यह शिक्षण और समझने को आसान बनाता है, या किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है, या यह विद्यार्थियों को उनके अनुभव से सीखने में सक्षम बनाता है? तो देखिए, बेसिकली इसमें से मतलब क्या ऐसा है जिस मतलब थीम जो दी गई है उससे बच्चा मतलब बेहतर तरीके किसके लिए थीम को रखा गया है क्या? तो पहला देखिए में सही लग रहा है कि हाँ, यह संयुक्त और परस्पर संबंधी समझ को सक्षम बनाता है, मतलब समझने को, मतलब जो बच्चा मतलब ऐसे सीखता समझता है उसको सक्षम बनाता है। तो ये तो हमारा देखिए सही लग रहा है। फिर देखिए दूसरा दिया गया है कि दूसरे में दिया गया है कि यह शिक्षण और समझने को आसान बनाता है। देखिए, मतलब ऐसा नहीं आसान। फिर ये देखिए, ये दोनों तो, और तीसरा दिया गया है कि यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो विषय वस्तु को सीमित करता है, तो ये हमारा राइट आंसर तो देखिए नहीं होगा। और दूसरा वाला दिया गया है कि यह शिक्षण और को समझाने में आसान बनाता है, मतलब इसलिए भी नहीं दिया गया कि शिक्षण आपको आसान बना रहा है समझाने के लिए। तो ये भी देखिए मतलब बहुत हद तक हमें सही नहीं लग रहा है, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। और चौथा देखिए दिया गया है कि यह विद्यार्थियों को उनके अनुभव से सीखने में सक्षम बनाता है। हाँ, तो बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं, मतलब जो आसपास उनके लिए वस्तुएं दी गई होती है उससे वो बेहतर सीखते हैं, तो ये भी हमारा सही लग रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी एंड डी। तो देखिए किसमें दिया गया है बी एंड डी। तो नहीं, सॉरी, बी नहीं, ये देखिए पहला वाला है ना, ये और डी। तो इसमें ए बी सी है, ये भी नहीं है। देखिए, वैसे भी अगर सी तो किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया है ना किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है, तो ऐसा नहीं है कि सीमित करने के लिए दिया गया है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। तो ये यहाँ देखिए, ये बी सी दिया है, तो इसमें है सी, इसके लिए सही नहीं होगा। फिर देखिए इसमें दिया गया है कि A B A C and D, तो इसमें भी सी है, इसके लिए ये भी सही नहीं होगा। और इसमें दिया गया है बी, तो बी भी हमारा सही नहीं है, मतलब ठीक है लेकिन उससे बेहतर ए है ना, तो इसके लिए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब ए एंड डी, कि यह संयुक्त और परस्पर संबंधी समझ को मतलब समझने को सक्षम बनाता है। ये समझ हो गया, समझने को सक्षम बनाता है। फिर यह विद्यार्थियों को उनके अनुभव से सीखने में सक्षम बनाता है, मतलब जो बच्चे का अनुभव है, जो आसपास से बच्चे ने सीखा है, उससे मतलब बेहतर तरीके आसपास को जोड़कर थीम को ऐसा बनाया गया है, मतलब जो बच्चे आसपास की जो चीज़ें हैं उससे जुड़ सके, कनेक्ट हो सके और उससे सीख सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्या दिया गया है। ये पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, मतलब पूछ रहा है जो ईवीएस है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, कैसे मतलब बच्चे को हमें पढ़ाना चाहिए, कैसे? तो क्या क्रिया की अपेक्षा संज्ञा पर अधिक होनी चाहिए, या संज्ञा की अपेक्षा क्रिया पर अधिक होनी चाहिए, या संज्ञा एवं क्रिया दोनों पर होनी चाहिए, या न तो संज्ञा पे और ना ही क्रिया पे? तो
देखिए ना तो संज्ञा पे ना तो क्रिया पे ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी न किसी पे तो होगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि दोनों पे नहीं होगा। और दोनों पर मतलब संज्ञा मतलब क्या, नाउन पे होना चाहिए, मतलब कि शब्दों को जाने, बस मतलब शब्द समझे समझे कि ये क्या है, ये महल है, ये इंसान है, या कुछ भी है तो इसके बारे में, या क्रिया को करेगा तो मतलब करके सीखेगा कोई चीज़ तो जानेगा, तो बेहतर तरीके से बच्चा करेगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा की अपेक्षा क्रिया पर अधिक होना चाहिए। तो ये जो पर्यावरण की प्रकृति है वो मतलब शब्दों को जानने पे न होकर किसी काम को करने पर होना चाहिए, मतलब जिससे बच्चा मतलब बेहतर तरीके से सीख सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि अपनी अगली कक्षा में जो एक टीचर है वो मतलब अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण चैप्टर पढ़ाने वाली है। प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता, जो टीचर है निवेदिता, वो पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। मतलब वो बता रही है कि ग्रामीण के बच्चे आए हुए हैं जिनके मतलब जिन्होंने कभी भी प्रदूषण शब्द के बारे में नहीं सुना है, वो जानते हैं मतलब क्या होता है प्रदूषण, लेकिन उन्होंने कभी सुना नहीं है, मतलब प्रदूषण शब्द उन्होंने नहीं सुना है। तो उनको समझाने मतलब कैसे बेहतर तरीके से समझा सकती है टीचर, वो कैसे शुरुआत करे कि बच्चे को अच्छे से मतलब समझ में आ जाए। जिन बच्चों ने मतलब प्रदूषण के बारे में जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको बेहतर तरीके से कैसे सिखा सकती है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है व्याख्या, फिर दूसरा विचार मंथन, फिर तीसरा कठपुतली द्वारा नाटक, फिर चौथा चित्र भ्रमण। तो देखिए किससे मतलब व्याख्या दे करके तो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ना, व्याख्या से कैसे बच्चा मतलब, वो भी ईवीएस में तो व्याख्या व्याख्या का कोई भी रोल नहीं होता, जितना से ज़्यादा जितना भ्रमण और क्षेत्र यात्रा और बच्चे को मतलब प्रैक्टिकल करके और प्रोजेक्ट कार्य करके इससे बेहतर सीखते हैं बच्चे। तो फिर विचार मंथन भी चलो ठीक है, लेकिन उतना भी बेहतर नहीं है जितना कि हमें और ऑप्शन दिख रहे। कठपुतली द्वारा नाटक या क्षेत्रफल, हाँ देखिए कठपुतली द्वारा नाटक भी करवा सकते हैं कि मतलब बच्चा मतलब जिस जैसे प्रदूषण का कोई भी एक्टिविटी करवा करके उसमें मतलब हम कठपुतली के डांस से मतलब उनको प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं। फिर क्षेत्र भ्रमण मतलब आसपास उनको ले जा करके मतलब प्रदूषण को दिखाना, देखिए ये मतलब जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, तो जिससे मतलब बच्चे प्रदूषण के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। और कठपुतली के नाटक के द्वारा भी मतलब अच्छे से मतलब उनको उदाहरण दे करके समझाया जा सकता है। तो देखिए हमारा सी और डी सही लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा देखिए कौन कौन सा होगा, जिसमें हमारा थर्ड वाले का सी और डी दिया गया होगा वही होगा। तो देखिए किस में दिया, पहले में ही हमें दिख रहा है केवल सी और डी। देखिए इसमें दिया गया है ए और सी, तो व्याख्या तो होगा नहीं, तो इसके लिए ए और सी होगा नहीं। फिर दूसरे में देखिए दिया गया है बी और सी, मतलब विचार मंथन मतलब क्षेत्र भ्रमण भी तो है ना, तो ये भी नहीं होता। फिर बी एंड डी, विचार मंथन और क्षेत्र भ्रमण, लेकिन सबसे बेहतर है हमारा कठपुतली द्वारा नाटक और क्षेत्र भ्रमण। तो देखिए ये पहले में दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी एंड डी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है परिवार एवं मित्र, मतलब जो चैप्टर है हमारा एक परिवार और मित्र, पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों से मतलब चेतन जो है वो टीचर है, वो विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्माण करता है कि मतलब मैं बच्चों का जो है एक टेस्ट लेता हूँ। उन लोगों ने पाठ पढ़ लिया है, अब देखो मतलब बच्चों ने कैसा क्या किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। मतलब जो टीचर है उसका क्या उद्देश्य है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब क्या उद्देश्य है उसका उपयुक्त मतलब बेहतर। देखिए देखते हैं। पहला, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, ब्रैकेट में देखिए दिए गए विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना, मतलब जो भी उनको प्रॉब्लम जो भी समस्या आ रही है तो उनको मतलब उसका निदान करना, उपचार करना। फिर अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो देखिए ये तो कभी भी नहीं होगा कि बच्चे को मतलब उत्तीर्ण कर देना। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ाया उसके बाद आप उसका टेस्ट लिए, मान लीजिए बच्चे ने उसमें बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया तो आप उसको फेल या पास कर देंगे, ऐसा उद्देश्य नहीं है। आपने जो बच्चे ने नहीं बेहतर किया है तो आप फिर से ट्राई करेंगे कि हाँ कहाँ कमियाँ रहेगी, कहाँ मैंने बेहतर तरीके से नहीं सिखाया कि बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आया, तो ये नहीं करेंगे कि मतलब पास या फेल। तो ये देखिए हमारा राइट आंसर तो होगा नहीं, ये तो कभी भी नहीं होगा। फिर देखिए दिया गया है कि जो है पहला देखिए विद्यार्थी को प्रगति का आकलन करना, तो हाँ ये हमें सही लग रहा है, तो ये हो सकता है।
और फिर देखिए दूसरा लग दिया गया कि विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, हाँ ये भी हो सकता है, मतलब जो भी उनके कैसे बच्चों ने सीखा है, जो उनकी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना कि हाँ कहाँ कमियाँ रह गई बच्चे को सीखने में। फिर अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना। देखिए सब में 3 है तो हम ये भी जिसमें ए बी सी है उसको ही चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि डी तो जिसमें है वो सारे में ही डी है। देखिए इसमें भी डी है और थर्ड में भी डी है, फिर देखिए और फर्स्ट में भी डी है। तो ये 3 में से कोई भी हमारा सही नहीं होगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता ही है जो सही होने के लिए, और वही सही है, तो हमारा हो जाएगा सेकेंड नंबर। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया गया है कि विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा, विलियम है जो एक शिक्षक है, वो मतलब वही बोल रहा है कि शिक्षक अपनी कक्षा के लिए अच्छी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है, उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए। मान लीजिए एक टीचर है, वो मतलब एक क्लब बनाना चाहते हैं, तो मतलब क्लब अवलोकन मतलब बच्चे वहाँ आए देखें और समझे मतलब सब चीज़ें, तो मतलब बोल रहा है कि उसमें कैसे मतलब स्टूडेंट को जो है कि नेता कैसे, किसको नेता बनाना चाहिए। क्या कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया है उनको हम नेता बना देंगे, या दूसरा कक्षा में सबसे शरारती विद्यार्थी को, जो सबसे शरारती बच्चा है हम उसको ही बना देंगे। ये भी देखिए ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर देखिए छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कह करके, या वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा, तो ऐसा तो वो करेगा नहीं, क्योंकि वो बच्चों को सिखाने के लिए कर रहा है, तो उसका तो कुछ तो उद्देश्य होगा ना, मतलब ऐसा कि खुद ही कर नेता बन जाए, तो ये नहीं। और देखिए शरारती बच्चों, ये भी देखिए नहीं होगा। और ये सबसे ज़्यादा अंक ऐसा नहीं हो सकता कि जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से लीडरशिप हो, जिसके अंदर मतलब अच्छे से लीडरशिप हो उसको हम मतलब नेता चुनेंगे ना, तो ये भी देखिए हमारा नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा किसके अंदर सबसे अच्छी लीडरशिप है, तो देखिए छोटे छोटे समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसमें से नेता चुनने के लिए कहेंगे, फिर मतलब उसमें से सब बच्चों को मतलब डिसाइड करना रहेगा कि कौन सबसे बेहतर है उसमें, तो उसमें सभी बच्चे का पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा, और उसमें से मतलब एक बेस्ट नेता भी हम लोग चुन लेंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिक्स 6 नंबर पे चलते हैं। देखिए 6 क्या दिया गया है। 6 दिया गया है कि भोजन, भोजन के बारे में है कि पाठ पर चर्चा करते हुए गुरुपीठ विद्यार्थियों से प्रश्न करती है। जो एक टीचर हैं वो मतलब भोजन चैप्टर पढ़ा रही हैं, उसमें जो पढ़ाते वक्त वो मतलब अपने बच्चों से मतलब एक क्वेश्चन पूछती हैं कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, कि आपके फैमिली में जो सबसे लास्ट में है वो सबसे लास्ट में कौन खाना खाता है, और सब्जियां कौन खरीदता है, और आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। तो बेसिकली वो टीचर मतलब ऐसा जानना चाह रही हैं, तो क्या वो कहना चाह रही हैं, क्या वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। मतलब जो टीचर हैं वो क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रही हैं कि सबसे लास्ट में खाना कौन खाता है, खाना कौन बनाता है। तो मतलब वो उनके जानने की क्या उद्देश्य है। क्या परिवार की खान पान की आदतें, या परिवार को एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए, या परिवार के सदस्यों की पकाने की भोजन पका नहीं परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, या परिवार में जेंडर भूमिका। तो देखिए वो बेसिकली जो टीचर है वही मतलब, क्योंकि ज़्यादातर की मतलब जो माँ होती है या घर में जो वही खाना बनाती है और सबसे लास्ट में वही खाना खा रही है, तो जेंडर बायस को भी वो जेंडर बायस के लिए भी बता रहा है कि कौन सबसे लास्ट में करता है। और तीसरा देखिए मतलब भोजन पकाने की भूमिका भी मतलब, तो हमें ये पहला दूसरा तो देखिए नहीं लग रहा है, लेकिन तीसरा चौथा हमें सही लग रहा है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो ये देखेंगे कि इसमें सॉरी ये देखिए ABC यहाँ 4 लिख के यहाँ D होना चाहिए था, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जिसमें दिखेगा C एंड D, तो देखते हैं कहाँ है C एंड D। हाँ तीसरे में है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि बेसिकली वो जेंडर भूमिका के बारे में ही बच्चे को बताना चाह रही हैं, और मतलब भोजन पकाने की क्या भूमिका है उसके बारे में ही। तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बेसिकली जो EVS के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा लेंदी होते हैं, और तो आप लोगों को भी अपने टाइम का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन के करना है। मुझे तो अभी समझाना है, तो इसलिए मैं आराम आराम से चल रही हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा एग्ज़ाम टाइम में अपना स्पीड में कीजिएगा, क्योंकि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रहता हमारे पास। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड-19 के दौरान देखिए एक मिनट,
कोविड-19 के दौरान उसके पापा ने पड़ोसियों के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्यामा का यह व्यवहार जो जो श्यामा ये व्यवहार किया, उस निम्नलिखित में से सहशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? मतलब एक बच्चा है जो श्याम, उसने बताया कि जब कोविड-19 कोरोना आया था, तो मेरे पापा ने ना पड़ोस में जो गरीब बच्चे रहते थे ना, उनको भोजन खिलाने के लिए मुझे कहा था, और मैंने मतलब उसने ऐसा किया था। तो वो ऐसा पूछ रहा है कि जो ये मतलब शैक्षणिक मतलब पढ़ाई लिखाई ये सह शैक्षणिक है, क्योंकि उसके अलावा जो भी काम होते हैं हमारे वो बच्चा कर रहा है, मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा, तो वो सह शैक्षणिक में हो गया। तो उसका आकलन करने के इसे किस में दर्ज किया जाएगा, वही पूछ रहा है। क्या अवलोकन अनुसूची में, या रेटिंग स्केल में, या वृत्तांत रिकॉर्ड में, या पोर्टफोलियो में? तो देखिए मतलब जो अवलोकन सूची में जो बच्चा मतलब देखता है, तो मतलब ये तो उतना बेहतर नहीं होगा। और फिर रेटिंग स्किल तो मतलब सब बच्चों की प्रोग्रेस कैसे रही 1 बाय 1, मतलब उसके उसमें इसमें रेटिंग स्किल, जैसे मूवी वगैरह में मूवी कितनी बेहतर रही उसके अकॉर्डिंग उसको रेटिंग मिलता है। तो ऐसे क्लास में भी बच्चों ने मतलब किन किन बच्चों का कैसा रेटिंग रहा, तो उसके अकॉर्डिंग उनको रेटिंग दी जाती है। तो ये भी देखिए वो तो खुद का अकेले का बात कर रहा है, ऐसा किसी दूसरे का नहीं बात कर रहा है, तो ये भी देखिए हमारा नहीं होगा। फिर चौथा देखिए दिया गया है कि पोर्टफोलियो में मतलब बच्चे के स्कूल में, जिस बच्चे ने जब से स्कूल आया और कैसे कैसे उसकी प्रगति हुई उसके बारे में हम लिखते हैं। तो बच्चा अभी ये सह शैक्षिक बच्चे, वो उसने विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं किया, वो घर की अपनी बात बता रहे हैं। तो इसमें वृत्तांत रिकॉर्ड है, मतलब जो बच्चों ने आंखें देखी घटना जो था उसके सामने, जो उसने देखा और उसके बारे में ही उसने बताया, तो वही मतलब स्पेशल व्यवहार जो बच्चे का था वही उसमें रखा जाएगा कि बच्चों ने जो घटनाएं देखी है और जो उसका व्यवहार उसने किया है, उसमें तो ये मतलब रिकॉर्ड में उसकी ये सहचक्र पक्ष को रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। गीता की कक्षा गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। तो मतलब उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड पर पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता इकबाल को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करते हुए क्या करना चाहिए? जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसने बच्चा स्कूल नहीं आ रहा था, तो उसके माँ बाप से उसको जानकारी मिली कि उसको देखने में, थोड़ा बोर्ड पे देखने में दिक्कत होती है, इसके लिए वो विद्यालय नहीं जा रहा है और उसको मतलब ग्रुप में भी परेशानी हो रही है। तो क्या उसे घर पर पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए, या उसके अभिभावकों से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए, या एक अच्छा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए, इकबाल को आगे सीट पर बैठ मतलब बिठाना चाहिए? तो देखिए मतलब कुछ ऐसा बेहतर किया जाए जिससे बच्चे का मतलब फिर से स्कूल में आए, फिर से इन्वॉल्व हो और फिर से उसका मन लगे कि जो कि स्कूल नहीं आ रहा है तो घर पर पढ़ने की स्वीकृति ऐसा नहीं देंगे, हम उसको मोटिवेट करेंगे, फिर से मतलब पढ़ने के लिए तैयार करेंगे। तो और मतलब डॉक्टर से सलाह लेने के लिए ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब इतना कुछ भी नहीं हो गया कि उसको हम डॉक्टर की सलाह देने, तो ये भी देखिए नहीं होगा। फिर मतलब एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको वो करना है ना कि आपको दूसरों को सलाह देना कि आप टीचर को दिखाओ या कुछ भी करो, तो मतलब आपकी क्या जिम्मेदारी है? तो देखिए ये चौथा दिया आगे सीट पे बैठाने, मतलब उसको देखने में ही दिक्कत हो रही है तो आगे बैठने से क्या, तो वो ये भी उतना बेहतर नहीं होगा। तो तीसरा देखिए दिया गया है कि कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करना। मतलब ये नाटक की योजना बनाना मतलब ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी रोल प्ले करना जिससे मतलब उसका इन्वॉल्व हो सके, जो इकबाल है फिर से मतलब उसको पढ़ने का जोश आया और फिर से वो इन्वॉल्व होकर वो पढ़ने में उसका मन लग जाए। तो देखिए यही राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया है कि ऋषि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त कौन सी होगी? तो पूछ रहा है कि बेसिकली वो रेशम सिल्क के बारे में बात कर रहा है कि जो हमारे मतलब ईवीएस में चैप्टर दिया गया है चीज़ें जो हम जो बनाते हैं उसके बारे में, तो मतलब क्या हम काम काज करते हैं, तो बेसिकली उसमें ही बोल रहा है रेशम कैसे बनता है, तो इस बारे में वो चर्चा करना चाहता है। तो इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या सबसे उपयुक्त होगा जिससे मतलब बेहतर तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्या कक्षा चर्चा, विशेषज्ञ वार्ता, या
चित्र वृत्त प्रस्तुतिकरण या वृत्त चित्र, सॉरी, हाँ वृत्त चित्र। और देखिए रेशम पालन इकाई भ्रमण, तो देखिए ये सबसे बेहतर हमें चौथाई दिख रहा है कि रेशम पालन इकाई भ्रमण, क्योंकि रेशम पालन इकाई भ्रमण में जैसे हम लोग भ्रमण करेंगे जिधर रेशम पालन होता है शहतूत के पौधे पे, जो तो वो कैसे मतलब बच्चे जाएंगे देखेंगे तो मतलब बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो इससे मतलब सबसे बेहतर तरीके से ही होगा, मतलब चर्चा करके या विशेषज्ञों से वार्ता करके या चित्र प्रस्तुत करके, इन सबसे नहीं, सबसे बेहतर हमारा ये चौथे से हो पाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को चाहिए, मतलब जो ईवीएस के टीचर हैं उनको क्या चाहिए, क्या पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए, पाठचर्या का पालन करना चाहिए, या पाठचर्या का हस्तांतरण करना चाहिए, या पाठचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो उनके टीचर हैं उनको पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। आप पर्यावरण का निर्माण करिए कि कैसे पाठचर्या का, कि कैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं कि क्या आप जो पाठचर्या दिया गया उसको ही हम पालन करने लगे या उसको बदलने लगे। सबसे ज़रूरी है कि हम बच्चे के अकॉर्डिंग उस पाठचर्या को बनाएं, फिर जिससे मतलब बच्चे क्या ज़रूरत है उनको नीड के अनुसार हम उनके पाठचर्या को बनाएं, जिससे मतलब बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके। तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, बाकी ये सब नहीं होगा, सबसे बेहतर हमारा देखिए फर्स्ट वाला ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं 11 पे। देखिए 11 पे दिया गया है कि कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरण अवधारणाएं पढ़ाना कठिन है। पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। या तीसरा दिया गया है कि ऐसा शिक्षकों और विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए किया गया है। या चौथा पाठचर्चा पाठ्यपुस्तकों से परे जाने के लिए पर जोर देती है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं, पाठचर्चा जो है पाठ्य पुस्तकों से परे जाने के लिए क्यों भाई, जितना भी है मतलब बच्चे को पाठ्य पुस्तक की एक मतलब दिशा तो देती है ना बच्चे को पढ़ने के लिए। मतलब पहली और दूसरी कक्षा में बेसिकली बुक को इसलिए नहीं दिया गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे को बर्डन ना हो उसके सर पे कि बहुत सारा बुक ही पढ़ना है उसको। मतलब जो पर्यावरण मुद्दे हैं उनको देखिए वो भाषा और गणित के माध्यम, मतलब गणित और हिंदी में ही उसको समाहित किया गया है। उसमें ही मतलब बच्चा हिंदी और गणित में ही मतलब बच्चे पर्यावरण को भी पढ़ेंगे, बच्चे विज्ञान को भी पढ़ेंगे। मतलब बच्चे दूसरे विषय जो उनको नहीं दिए गए हैं उनको मतलब उसमें समाहित करके सीखेगा, ना कि बाकी कठिन है, कठिन वठिन नहीं, ये सब हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं जो हमारे नंबर कटवाने के लिए होते हैं। तो आप लोग ऐसा ध्यान दीजिए जो हमें पॉजिटिव सबसे बेहतर आंसर मिले वही। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये देखिए दिया है बोझ कम करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भाषा और गणित के माध्यम से हमारा। तो दूसरा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 12 दिया गया है। देखिए रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। मतलब उसको एक जंतु चैप्टर पढ़ाना है, उनको पढ़ा मतलब उसके लिए एक उन्होंने नाटक करना, मतलब उन्होंने बोला कि मैं नाटक करके मतलब उपयोग करके बच्चों को अच्छे से सिखाना चाहता हूँ। तो टीचर को क्या करना चाहिए, क्या पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें, या स्वयं नाटक लिख कर निर्देशित करें, या विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें, या पहले से मंचित एवं अभिनय नाटक को खोजे, जो मतलब पहले ही नाटक बने हुए हैं उनको खोजे और उनको देखे। तो सॉरी गाइस, तो ये तो देखिए होगा नहीं। या पहले से लिखित नाटक का चयन करें, जो लिखा हुआ है उसी नाटक में से कोई एक चूज कर ले। तो ये भी देखिए उतना बेहतर नहीं होगा, जो हमारे पास उससे भी बेहतर ऑप्शन है तो हम उसको क्यों चूज करें। फिर देखिए स्वयं नाटक लिख कर निर्देशित करें, मतलब टीचर खुद ही नाटक लिख दे और उसको बता दे। या फिर देखिए तीसरा दिया गया विद्यार्थियों को नाटक लिखने के लिए कहे, मतलब बोले कि आप एक नाटक लिखिए फिर उसको प्रस्तुत करिए। तो मतलब बेहतर तरीके से बच्चे करेंगे ना, अपना दिमाग लगाएंगे, उसको लिखेंगे फिर उसको प्रस्तुत करेंगे, तो मतलब एकदम अच्छे से उसको प्रस्तुत भी कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 13 पे। देखिए 13 दिया गया है कि जल वाटर के बारे में। देखिए 1 बाय 1 करके अभी वाटर के बारे में दिया, उसके पहले देखिए चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और करते हैं, फिर फैमिली एंड फ्रेंड। तो सबसे कर करके एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे। थोड़ा ईवीएस के क्वेश्चन लेंदी होते हैं,
तो और टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, अच्छे से पढ़ना रहता है तो फटाक से उत्तर हमें मिल ही जाती है। देखिए इसमें दिया गया है जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने के लिए कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह प्रश्न पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश का रंग हरा होना होगा। शिवांगी को मतलब एक लड़का है, वो मतलब टीचर ने मतलब एक चित्र दिया था जिसमें आकाश मतलब उसमें बना हुआ था, तो उसको कलर करना था। तो सब बच्चे ने तो अपना किया, लेकिन जो एक बच्चा था सैम, उसने आकाश को जैसे कि ब्लैक कलर या ब्लू कलर करना चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, उसको मतलब उसने हरा रंग कर दिया। तो जब उसकी टीचर ने पूछा कि बेटा आपने हरा रंग क्यों किया इसमें, तो बोला कि मेरे घर के पास एक तालाब है, उसका रंग हरा है। और हरा क्यों है? क्योंकि आसमान वो पानी जो है, हरा रंग का पानी वो आसमान से आता है, तो इसलिए आसमान का रंग जो हरा। तो बच्चे हैं, देखिए कितने भी हाइपोथेसिस लगा सकते हैं, जबकि बेसिकली हम जाते हैं कि पानी कहाँ से आता है, पर्वतों से आता है। तो बच्चे के मन में ये धारणा बैठ गई कि अच्छा आसमान से पानी आता है, ये पानी हरा कलर का है ना, तो इसके लिए लगता है हमारा आसमान हरा होगा, तो तभी तो हरा हरा पानी नीचे आया हुआ है। तो मतलब ऐसे टीचर को क्या करना चाहिए, कैसे मतलब बच्चे के जो मतलब ये भ्रांतियाँ बच्चे के मन में बन गई है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? क्या उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, या उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, या विद्यार्थी के आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए, या उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है? देखिए डायरेक्ट आप बताएंगे तो बच्चा अच्छे से नहीं समझ पाएगा, फिर मतलब उसकी सृजनात्मकता की सराहना नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब बच्चे ने मतलब सही आंसर नहीं दिया है, तो मतलब हम उसको कैसे सही कर सकते हैं उसके बारे में हमारा मोटो होना चाहिए। तो देखिए फिर दिया गया है, उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला। आपने बता दिया तो क्या बच्चा तुरंत मान लेगा? नहीं मानेगा। फिर देखिए दिया गया विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन, मतलब बच्चों को मतलब ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जैसे आकाश को देखे, फिर मतलब समझे कि देखिए हाँ इसका कलर ब्लू है, या पानी आकाश से नहीं आता है, या कैसे भी मतलब जो पानी की बूंदें आती है, बारिश होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने सोचा होगा कि हाँ ग्रीन ग्रीन कलर से बारिश होती है। तो जबकि तो जब वो अच्छे से बेहतर तरीके से देखेगा, समझेगा, अवलोकन करेगा, तो उसको लगेगा हाँ यार ये बादल से पानी तो आते हैं, लेकिन ये मतलब हरा कलर का नहीं होता है, ये जो हमारी, तो मतलब अवलोकन करके वो समझ जाएगा, तो जो उसकी भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 13 का। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 14 पे। देखिए 14 देखते हैं क्या दिया गया है। 14 दिया गया है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, जो मतलब जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव और फॉर्मेटिव दो तरह के जो हमारे असेसमेंट होते हैं, उसमें पूछ रहा है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो क्या क्या होता है, जो मतलब कक्षा के दौरान किया जाता है, क्लास के दौरान किया जाता है, जो मतलब सीखने के दौरान किया जाता है, और जो अधिगम का आकलन होता है ये हमारा एंड में होता है, जो साल भर में हमने जो भी सीखा है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, तो उसमें तो समझ लीजिए ऐसा फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा भी ले सकते हैं कि जो अभी तक आप लोग सीख रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने सीटेट के लिए, तो ये आप लोगों का मतलब अधिगम के लिए आकलन, और अधिगम आकलन के साथ अधिगम ये है। और जैसे ही आप लोगों का पेपर हो जाएगा और आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तो वो आप लोगों का अधिगम का आकलन हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते और वो आपका फाइनल होगा। तो बेसिकली वो ये नहीं, फाइनल वाला नहीं पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि जो मतलब ड्यूरिंग हो रहा है, जो अभी आप लोग कर रहे हो ऐसा, कि अधिगम के लिए आकलन, जो हम जिसका हमें पेपर देना है उसकी तैयारी करना, उसके लिए करना, तो उसके लिए जो जो काम हम कर रहे हैं, तो हाँ रचनात्मक में ये तो आएगा, तो ये हमारा तो सही होगा। फिर देखिए दूसरा तो होगा नहीं, क्योंकि ये दूसरा हमारा लास्ट का दिया गया है, फाइनल का। फिर देखिए तीसरा दिया आकलन के साथ अधिगम, मतलब जैसे जैसे हम लोग मतलब आकलन करते सीखते जा रहे हैं, आकलन करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, आकलन करते जा रहे हैं, तो हाँ ये भी हमारा सही लग रहा है, तो ये भी हो सकता है। फिर अधिगम के बारे में आकलन ऐसा नहीं, तो हमारा पहला और तीसरा सही लग रहा है। तो देखते हैं किस में दिया गया है पहला और तीसरा, तो देखिए पहले में ही दिख गया, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 15 पे। देखिए 15 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब बच्चे का जो मतलब वही फिर से आ गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो क्या सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन, अवलोकन आकलन, या दृष्टांत आकलन, अभिलेख। मतलब बच्चे के जो भी आकलन के लिए क्या सहपाठी आकलन, हाँ चलो ये भी हो सकता है, स्वयं आकलन भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर हमारा जो है वो दृष्टांत अभिलेख हो सकता है। मतलब
मतलब दृष्टांतमूलक क्या होता है ना, जो भी मतलब आंखों देखी घटनाएं होती हैं, जो इंसान ने मतलब आंखों देखे जो उदाहरण होते हैं उसको मतलब क्लास में पेश करना, उससे मतलब बच्चे का आकलन करना, तो ये सबसे बेहतर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4। तो बेसिकली आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन ही रखा था। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से देखिए, पढ़ाई करिए। अभी आप लोगों का एग्ज़ाम पास में है, तो और अच्छे तरीके से करिए और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से पास हो। और चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।